हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, अगला वजीर आजम जियाला होगा। सियासत नहीं रह गई हुई, न बिलावल की, न शहबाज की, न मौलाना फजल रहमान की। एक साजिश के तहत इस सूबा में नुकसान पहुंचाया गया। महंगाई के तूफान को ना संभाला गया तो ये हुकूमत को खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाएगा। PMLN में तो टॉस हो रहा है कि इस हफ्ते शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे, अगले हफ्ते मरियम करेंगी। इससे ज़्यादा गैर संजीदा अपोजिशन, इससे ज़्यादा नालायक और नाअहल अपोजिशन पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत को नसीब नहीं है। जो पल्स हमारे सामने आई है, किसी जगह भी ये जीत नहीं रहे, तो ये अब वोट को चोरी करने की मजीद कोशिशें बंद कर दो। उन्होंने आपके वोट पे डाका मारा है। ये जो सारे पुराने बड़े बड़े लोग अटैक कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को, इनका मसला ये एक है, ये कानून की बालादस्ती नहीं चाहते, कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं, रूल ऑफ लॉ। किसी शख्स को भी या ग्रोह को इलाकायत, लसानियत, नजरिए और मदद की बुनियाद पर रियासत को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद बालिक। फिजा बन गई है पूरे मुल्क में जैसे इलेक्शंस हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी की बातें सुन लें, बिलावल भुट्टो साहब की, वो जनरल इलेक्शंस की बातें कर रही है, इक़्तिदार होगा, ये होगा। यहाँ पे जो इतलात मिल रही हैं वो भी इसी किस्म का मूड नज़र आ रहा है। फेडरल गवर्नमेंट का भी इमरान खान साहब का पता लग रहा है कि बड़ा ज़ोर दे रहे हैं वो कि जी जो 5 लाख EVMs हैं जल्द अज जल्द बनाए जाएँ। ये फ़िज़ा बन क्या रही है? क्या वाकई वी आर गोइंग टूवर्ड्स एन अर्ली इलेक्शंस? क्योंकि 2-3 चीज़ें जो इनसाइडर्स बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। उन्होंने कहा जी एक तो जैसे आप जानते हैं इतवार को कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हो रहे हैं, पहले कभी कोई इनको इतनी लिफ्ट नहीं कराता था, अब वो भी बड़ा इस वक्त गर्म सब्जेक्ट बन रहा है। फिर कहा यह जा रहा है कि जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हैं वो शायद मार्च, अप्रैल, मई के अंदर हो जाएँ, क्योंकि कुछ इन्होंने गवर्नमेंट का प्लान है लोकल बॉडीज़ के स्ट्रक्चर में चेंजेस करनी, पंजाब में ख़ास तौर पे। तो अगर वो फरवरी मार्च तक हो जाती हैं, फिर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस पे हो सकता है फ़ैसला कर ले वफाकी हुकूमत, रादर इमरान खान साहब, कि अगर वो इलेक्शंस ठीक हों तो जून में बजट लाया जाए, ज़बरदस्त किस्म का इलेक्शन ईयर बजट दिया जाए, और फिर उसी साल 2022 में शायद इलेक्शंस हो जाएँ। और अगर 2022 के अंदर अगर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के रिज़ल्ट मज़ेदार ना हुए तो फिर ज़ाहिर है फिर तो अक्टूबर 2023 पे ही बात जाएगी। हो क्या रहा है, क्यों इतनी अचानक बात चल गई है? और साथ ही साथ एक चीज़ आपको शेयर भी करनी है कि किस तरह इस मुल्क में हर चीज़ डाल दी जाती है फ़ौज के खाते में। बड़ा ज़ोर और शोर से आजकल जज्बात में आई हुई है फेडरल गवर्नमेंट कि जी हमने एक मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनानी है और बेसिकली उससे हमने गला बंद कर देना, आवाज़ बंद कर देनी आज़ाद मीडिया की पाकिस्तान के अंदर। कल जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपनी स्पीच कर रहे थे 6 सितंबर के मौके पे, तो उन्होंने 1-2 बातें की जो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, और मैं आपसे ये भी शेयर करूँगा कि किस तरह वफाकी वज़ीर इत्तलात जौन से चौधरी फवाद हैं, उन्होंने उसको ट्विस्ट दे के सारी चीज़ डाल दी एज़ इफ़ शायद फ़ौज ये करवा रही है। भैया अगर आप कर रहे हैं तो खुल के बात करें, अगर फ़ौजी कर रहे हैं तो उनसे भी हम पूछ लेंगे। पर लास्ट हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, इलेक्शंस पे क्यों ये बात चल रही है, क्या हो रहा है। हमारे साथ ज्वाइन किया है हमें सेनेटर शिबली फराज साहब ने, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, एक्स गवर्नर सिंध, स्पोक्स पर्सन नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के, और हमें अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं कमर ज़मान कायरा साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन पहले आपको मैं शिबली आपसे शुरू करूँ तो पहले तो मुबारक हो, एक बार फिर 5वीं दफ़ा चीफ सेक्रेटरी पंजाब चेंज हो गया, 6ठा IG आ गया है, 7 आप FBR के चेयरमैन बदल चुके हैं, और बाकी लिस्ट तो छोड़ ही दें। आपसे पूछना बनता तो नहीं है लेकिन हमें कुछ तो बता दें, मसला क्या है, होता क्या है पंजाब में, ये कौन सा नगीना ढूंढ रहे हैं आपके जो मिल नहीं रहा? देखिए जी, ये तो ये गवर्नेंस में ये चीज़ें चलती रहती हैं, लोग ट्रांसफ़र आउट नए कहाँ चलती हैं, इतनी मुझे बता दें 3 सालों में खुदा का वास्ता हाथ जुड़े हुए ऑन एयर, मुझे कुछ दूसरे सूबा बता दें। KPK भी आपका सूबा है, उसमें हुआ, सिंध में शायद टोटल 2 चेंजेस हुई हैं। अमेरिका, बरतानिया, जापान, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, में नाम ले जाता हूँ, कहीं बता दें। देखिए हर सूबे की अपनी रियलिटी होती है और ये चेंजेस हुई हैं, एंड आई थिंक कि बेहतरी के लिए होंगी। जाहिर है कि जब प्राइम मिनिस्टर कोई फैसला करते हैं तो उनसे ज़्यादा किसको मालूम है और उनसे ज़्यादा किसका ज़्यादा स्टेक है। प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, वज़ीर आला का नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर बुज़दार साहब नहीं है। नहीं, मतलब है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अपनी पार्टी के हेड तो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना,
तो जो भी फैसले होते हैं उनके साथ मशवरा करके, ज़ाहिर है कि अगर बुज़दार साहब ने बनाया है तो ज़ाहिर है मशवरा करके किया होगा, और उन्हीं की गवर्नमेंट है और वही उसको देख रहे हैं। कभी कभी दूर बैठे हुए खामोशी से कभी ख्याल दिल में आया चुपके से कि मसला कहीं बुज़दार साहब में तो नहीं है जो बार बार इतने चेंज करते हैं। मैं इनाम गनी साहब जो IG थे, मुझे याद है, इन्हें बड़े ज़बरदस्त काम की इस बंदे ने, इन्हें 150-200 अफसर निकाला, करप्ट अफसर जो निकाला। मुझे याद है जब वो आज़म सुलेमान बने चीफ सेक्रेटरी, उनका भी झटका कर दिया, स्ट्रॉन्ग आदमी था, बताता भी कोई नहीं है कि क्यों निकाला क्यों है। 6 महीने औसतन एवरेज है, हमें बता दें कि नालायक थे, करप्ट थे, 2 नंबर थे, कल तक बताते हैं बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। पंजाब तो जी नमूना है तरक्की का, अफसर खड़काई जाते हैं अब हर 5-6 हफ्ते के नहीं, आई थिंक कि बात ये है कि हर ऑफिसर की, अभी देखें ये जो नए चीफ सेक्रेटरी हैं, ये इनका फाइनेंस का बैकग्राउंड है और ये अपना जो भी इनके एक्सपीरियंसेस हैं वो पंजाब में भी फाइनेंस का बैकग्राउंड था, लड़के गए थे बाय द वे, फेडरल में आए थे, पहले पंजाब में रहे हैं, वहाँ से दुखी होकर सेंटर में आए, सेंटर से दोबारा आपने वहाँ भेज दिया। बहरहाल ये मेरा ख्याल है इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। आई थिंक कि ये चेंजेस होती रहती हैं। 12 करोड़ का सूबा है, 50% प्लस की पॉपुलेशन और सारा कुछ इस मुल्क का इस सूबे में है। अगर आप समझते हैं कि इसके टॉप फंक्शनरीज को हटाना मामूली चीज़ है तो ठीक होगी मामूली नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, मेरा ख्याल है पंजाब को तो डिस्कस कर लिया, अनबिलीवेबल, जाहिर सी बात है इतनी चेंजेस अब आदी हो गए। आपने जिक्र किया था FBR चेयरमैन का, क्योंकि जो इमरान खान की जो सेंट्रल थीम थी ओवर द ईयर्स और मोर देन अ डेकेड, कि हमने उन इदारों को जो रिफॉर्म्स करने हैं जहाँ से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे, वन ऑफ द की इंस्टीट्यूशंस इज़ FBR, 25-30 हज़ार लोग काम करते हैं, और उसमें अगर आपने 6 बदल चुके हैं, 7वां जो लगा हुआ था जब हुकूमत आई है तो 7 हो चुके हैं इन 3 ईयर्स। और अच्छा, रिफॉर्म्स जो होते हैं ना, रिफॉर्म्स जिसके क्योंकि ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, समझते भी होंगे, रिफॉर्म्स बड़ा पेनफुल स्लो प्रोसेस होता है, उसमें टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन होती है, प्रोसेसेस की, मेरिट के बेसिस पर तबादलों की होती है, तो बड़ा पेनफुल होता है। अगर आप लेस देन 6 मंथ्स पर FBR चेयरमैन देंगे तो रिफॉर्म तो इसका मतलब है धड़क वहीं रहेगा। और ख़ास तौर पर अगर आप देखिए, फिर उसके ऊपर जो है मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट हमाद अज़हर से शुरू हुए थे, फिर बीच में एक और साहब आए थे, अब वकार मसूद आए, वकार मसूद को हटा दिया गया या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया गया, और फिर उसके बाद रिज़ाइन इस मुल्क में कोई नहीं करता, हटाया जाता है। उसके ऊपर जो मसला कि ऑन टॉप ऑफ डैट एक इतना बड़ा एक इंसिडेंट हो गया, क्योंकि यहाँ इतनी अटेंशन नहीं दी जाती है, हैकिंग हो गई। मुझे आज तक नहीं पता, जो शौकत तरीन साहब को लास्ट मैंने सुना था, उन्होंने ये कहा था कि 90% डाटा रिट्रीव हो गया। सो वी डोंट इवन नो कि वो सारा रिट्रीव हो गया। आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूशन कि उसका डाटा हैक हो गया था, और फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक, शौकत तरीन के मुताबिक, ऑन टेलीविजन के ही वाज केप्ट इन द डार्क। वैसे आपको एक बात बताऊं, इसमें इंटरेस्टिंग खबर ये है कि वार्निंग आई थी। इनफैक्ट मुझे इसलिए पता है कि कैबिनेट डिवीजन और इन तमाम लोगों ने अपने सिस्टम्स डाउन कर दिए थे। FBR वाले चीते हैं, उन्होंने कहा नहीं सब ठीक है, और उनका हैक हो गया। 2019 में ये हुआ था, उस वक्त बच के निकल के 2020 में ये हुआ। ये शौकत तरीन साहब ने बताया, बिकॉज वो खुल के बात करते हैं, आई मीन इन अ सेंस के वाई वुड ही ओन समथिंग इन द पास्ट। सो वो कहते हैं अभी ये रिसेंट है, मैं तो इसका कसूरवार नहीं हूँ। मसला ये है कि इमरान खान को तो 3 साल से ज़्यादा हो गए, शौकत तरीन को 3 महीने हुए हैं, तो शौकत तरीन सारा खाता डाल देते हैं पिछली हुकूमतों पर, पिछले अपने प्रेडेसेसर्स पर, या जो दूसरे लोग हैं। अब अच्छा, रिफॉर्म से बताएं, रिफॉर्म से बात आ गई आपकी पार्टी पे, आपकी रिफॉर्म्स कहाँ चल रही हैं? वो रोज़ आप पहले स्पोक्स पर्सन थे मरियम बीबी के हैं ब्रदर और नवाज शरीफ साहब के, अब शहबाज शरीफ साहब ने अपना स्पोक्स पर्सन अपॉइंट कर दिया। वो बात करते हैं PDM से सुलह की, वो फ़ोन करते हैं बिलावल भुट्टो को, तो अगले दिन शायद खान अब्बासी बयान दे देते हैं कि ये PDM तोड़ी पीपल्स पार्टी ने है। वो अगर कोई कौमी हुकूमत की कंसिलिएशन की बात करते हैं, आप कहते हैं ज़ाती ख्यालात हैं। मैं इसलिए आपसे पूछूं क्योंकि इलेक्शंस, ये मुझे लग रहा है कि ये लोग इसलिए इलेक्शंस पे बड़े एक्साइटेड हुए हैं कि आप लोगों की आपस की लड़ाइयाँ और ये चीज़ें चल रही हैं। आप लोगों का हो क्या रहा है? अगर ये इलेक्शन इसलिए करा रहे हैं कि जी हमारे पार्टी में इतना ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, वन ऑफ द फैक्टर्स, तो इसका मतलब हम इनको बेवकूफ़ बनाने में अभी तक कामयाब हो गए कि वी विल लव टू हैव अर्ली इलेक्शंस, बट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द सीरियस क्वेश्चन कि जी हमारी पार्टी में रिफॉर्म्स नहीं, बल्कि वो जो चीज़ें जो सबके सामने हैं, 2 बयानिए 3 लीडर,
उसमें कोई ख़राबी नहीं है कि शहबाज शरीफ इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, उनको अलग से स्पोक्स पर्सन चाहिए, नॉट बिकॉज के कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से, बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो हैं वो सबको नज़र भी आते हैं। ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया, शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बयान दिया, बट शहबाज शरीफ इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, उनका कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होता, उनकी जो राय होती है वो पार्टी की राय होती है, ऐसे ही लेना चाहिए। मतलब कोई कह सकता है पीपल्स पार्टी में ये कह सकते हैं कि इमरान खान की पर्सनल राय है, तो फिर क्यों है? शाहिद खाकान अब्बासी ने तो कहा, शायद खाकान ये अब्बासी आप लोग फैसला क्यों नहीं कर लेते ताकि हमें भी आसान हो जाए, इनको भी पता लग जाए कि अगर वो बात कर रहे हैं शहबाज साहब तो अपनी बात कर अगर रहे हैं। हमने आसान कर दिया तो आपके प्रोग्राम कैसे चमकेंगे? आपको भी तो एक टॉपिक मिला हुआ है, कौन सा बयानिया, उसने ये कह दिया आप लोग इलेक्शंस को देख रहे हैं, सीरियसली बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई बात है नहीं। हम पूरी तरह से अपने तवज्जो मरकूज़ है हमारी, जो भी हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जो भी हमारे अहदाफ हैं, हम उनको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हमने हासिल कर लिए हैं, कुछ हमें हासिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब इलेक्शंस की बातें, पहली बात तो ये है कि ये कोई छंबे की बात नहीं है कि कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट वक्त से पहले इलेक्शन करा सकती है। लेकिन इस वक्त जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ये इस बात को जो हवा दे रहे हैं वो अपोजिशन पार्टीज़ हैं। बिकॉज देखें, पीपल्स पार्टी अपनी जगह पर, मुस्लिम लीग नून अपनी जगह पर, इनकी पार्टीज़ में एक टोटल एक मोरल डाउन है, लीडरशिप क्राइसिस है, और ये जो है तो अर्ली इलेक्शंस का फ़ायदा आपको हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, अर्ली इलेक्शंस का तो फ़ायदा उसी वक्त ज़ाहिर होगा जबकि गवर्नमेंट ये समझे कि इस वक्त इज़ द राइट मोमेंट, तो वो कर सकती है। 5 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहिए। मैं बता दूं ये क्यों करवाएंगे दी। इमरान खान साहब जाएंगे अवाम के पास अर्ली इलेक्शन, ये वैसे बड़ा अच्छा हमारे बहनियाँ अच्छा देते हैं। ये कहेंगे देखें मैंने इस मुल्क को फिक्स करना था, आपको पता है मैं था था, ठीक है, अभी तक तो नहीं, पिछली हुकूमतों ने जो काम ख़राब किया है मैं उसको फिक्स करने आया था। ये जो माफियाज है ना, इसको मैंने जब तक नहीं ठीक करना, उसके लिए मुझे वो मैंडेट चाहिए कि मेरे पास इस वक्त बहुत कम थिन मेजॉरिटी है, मुझे वो मैंडेट दें, बिकॉज़ ही विल एक्सेप्ट ऑल द फेलियर्स, ही विल एक्सेप्ट ऑल द फेलियर्स कि भाई मैं नहीं कर सका, महंगाई कम नहीं कर सका, गुर्बत कम नहीं कर सका, बेरोज़गारी कम नहीं कर सका, ग्रोथ नहीं बढ़ा सका, और पाकिस्तान के मसाइल में बेगुनाह इजाफा हो गया। लेकिन उसकी जड़ जो है वो माफियाज हैं और करप्शन बढ़ गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रहा है आपके पास मैं आ रहा हूँ, आप मुझे वोट दें, मैं फिर करप्शन कम करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, देखें बात ये है इन्होंने खुद मान लिया और ये हकीकत भी है। देखिए, इसमें कोई भी जब रिफॉर्म होती है तो जाहिर है कि जब आपकी गवर्नमेंट एक कोalition गवर्नमेंट हो जिसमें कि आपने यू आर हैंगिंग बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, तो जाहिर है कि उसमें वो फैसले नहीं किए जा सकते हैं जो कि आपको एक इवन आपके पास सिंपल मेजॉरिटी हो, चाहे वो ख़ास तौर पे रिफॉर्म्स के साथ लेजिस्लेशन दे गो हैंड इन हैंड, तो आपके पास वो नहीं होगी। तो इसका हमने तो अभी तक बड़ी मुश्किल से, लेकिन ये प्योरली प्राइम मिनिस्टर की एक ज़ाती जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जिसमें कि वो कम वोट मुझे बताएं, 5 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स चाहिए, 5 लाख आप कब तक तैयार कर लेंगे? देखें, जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक अगले 10 साल उल्टा लटक जाए, मेरी ये बात याद रखें। क्या? अच्छा, ये अगर ये 5 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगले 1 साल में या 2 साल में ले आए, चलें बताएं। अगर मैं ये इनको पता ही नहीं है, ये मैंने मशीन बनाने में मैं इन्वॉल्व था, ये नहीं है कि मैं चौधरी थे यार आपकी तरह IBM का पीछे छुपकर और मैं ये कहूँ कि जी मैंने चूंकि टेक्नोलॉजी इस कंपनी में काम किया हुआ है, सो आई नो अबाउट टेक्नोलॉजी। व्हेन यू आर इन टेक्नोलॉजी, वो ज़माना था जो, और ये वैसे भी मार्केटिंग या दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे थे, मशीनें तो नहीं बना रहे थे। एग्जैक्टली, तो ये तो मतलब है ना, लेकिन नहीं, ये प्रिटेंड ऐसे ही करते हैं। देखें, मैं आपको बताता हूँ कि जो मशीनें हैं वो इंशाल्लाह ताला हमारा जो टारगेट है वो 5 लाख मशीनें हमारी, ऑल वी नीड इज़ अबाउट 5 to 6 months. We can make 2000 machines. हम हैं इस वक्त सितंबर में, आप कह रहे हैं कि फरवरी मार्च तक आप इंपोर्ट करेंगे? नो, हम खुद इंशाल्लाह। देखिए, शबीर साहब एक बात बताएं, एक सेकंड, दिस इज सीरियस कॉल, आई वांट एन आंसर। ये सितंबर में है, आप ये कह रहे हैं कि फरवरी मार्च 2022 तक 5-6 माह के अंदर आप 5 लाख मशीनें तैयार कर लेंगे, प्रोवाइडेड कि देखें ये बात, इसमें एक माफिया बीच में ना है, तो वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्चुअली डिसाइड करना है। उन्होंने टेक्निकल टीम बना दी है मशीन पे, जो हमने उनको प्रेजेंटेशन दी थी।
उन्होंने इस पे टेक्निकल जो कमेटी है वो 1 अक्टूबर उनको 45 डेज़ का टाइम दिया गया है। उसमें वो इस चीज़ को जो भी उनके टेस्ट हैं, जो कंसर्न्स हैं, जो चीज़ें हैं वो चेक करेंगे और वो उनके पास दे देंगे। द मोमेंट इलेक्शन कमीशन टेंडर्स, उन्होंने टेंडर करना, ज़ाहिर है कि ये नहीं है कि एक ही मशीन होगी। उन्होंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशंस ली हुई हैं, मुझे भी आके प्रेजेंटेशंस दी हैं फॉरेन कंपनीज ने। वो ज़ाहिर है एंड्रॉयड बेस्ड हैं, हमारे मुल्क के टेम्परेचर्स, हमारे मुल्क की जो कंडीशंस हैं वो फेल हुई हैं पहले, बाय द वे। इसलिए ये हमारी तो कोशिश ये होगी बीइंग अ पाकिस्तानी कि हम यहाँ की, चाहे वो कोई भी बने। लेकिन अगर जनरल इलेक्शंस होते हैं 22 के सेकंड हाफ के अंदर, 2022 के, तो आप तब तक आप हर कीमत पे, आपका मतलब आप तैयार होंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जो कहते हैं साल 2 साल आप नहीं ला सकते, बिल्कुल खाम कहने देने, ये तो चाहते हैं कि जी इलेक्शन हो ही नहीं, बिकॉज़ इनकी हालत नहीं है। कमीशन जब करेगा ना इलेक्शन, मैं इनको वैसे अक्टूबर की प्रोक्योरमेंट रूल्स बता देगा, प्रोक्योरमेंट रूल्स बता दूं ना, सिंपल प्रोक्योरमेंट रूल्स के हिसाब से जब इलेक्शन कमीशन से 2 months फ्रॉम नाउ इलेक्शन कमीशन गो अहेड देता है, ठीक से, अगर वो देता है, अभी तक तो ऐसे नहीं लगता, उन्होंने दे दिया, वो एड जब देंगे उनको 1 महीने या 45 डेज का वेट करना पड़ता है। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशंस शुरू होंगी, जो भी अप्लाई करेगा, फिर उसके बाद वो जो फैसला प्रोसेसिंग में ये 4-5 महीने तो सिर्फ उसमें निकलेंगे बिफोर दे कैन एक्चुअली साइन ऑफ एन एग्रीमेंट। ये मैं प्रोक्योरमेंट रूल्स के हिसाब से आई मीन मुझे पता है कि आपको पता है और आपका ख्याल है कि मुझे नहीं पता। मुझे मैं आपको आपने अभी तो कहा था फरवरी तक तैयार करके रख देंगे। नहीं, दैट इज इफ टुडे, मैंने साथ में मैंने कहा किसने, कायरा साहब को भी ले ले, कायरा साहब ने फोन पे हमें ज्वाइन कर दिया, अभी वीडियो पे भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। जरा मुझे बात पूरी प्लीज कर दीजिए, बिकॉज इट्स बिट अनफेयर, बिकॉज नहीं बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, मैंने ये खुद कहा कि जब इलेक्शन कमीशन इजाज़त देगा, जब वो फाइनलाइज कर देंगे, मैंने अपनी कैपेसिटी आपको बता दी है कि 2000 मशीनें पर डे हम बना सकते हैं। 2000 मशीन पर डे आप बना लें। डू योर कैलकुलेशंस, आप भी कैलकुलेशंस कर लें। कायरा साहब 50 लाख घरों की थी ना। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या साहब ये बताएं, ये इलेक्शंस की बड़ी सख्त बातें चल गई हैं। सबसे पहले बिलावल साहब ने शुरू किया, फिर हमें गवर्नमेंट की तरफ से अर्जेंसी नज़र आ रही है। अब खबरें ये मिल रही हैं कि शायद गवर्नमेंट का जो लिटमस टेस्ट होगा वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस होंगे लोकल गवर्नमेंट के, और वो अगर फरवरी मार्च के बाद किसी भी वक्त हो सकते हैं। तो क्या आपको भी यही नज़र आ रहा है कि फ़र्स्ट हाफ ऑफ 2022 में पहले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होंगे, और अगर पंजाब में ख़ास तौर पे पीटीआई की परफॉर्मेंस उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाती है तो फिर वो 4-5 माह बाद जुलाई का बजट दें, इलेक्शन बजट दें, और फिर सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन ठोक दें 2022 में जनरल इलेक्शन? क्या आपको नज़र आ रहा है? मालिक साहब, इनको कश्मीर का इलेक्शन जितवा दिया गया इसलिए कि पीडीएम जो थी उसके अंदर जरारें पड़ गई, कुछ मुस्लिम लीग वालों को जल्दी हो गई, कुछ मौलाना को जल्दी हो गई, वरना इनकी तो हवाइयां उड़ी हुई थी। कौन था लोकल बॉडीज इलेक्शन? ये तो लोकल बॉडीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट को मुंह चढ़ा रहे हैं, उनको इख्तियार नहीं दे रहे पंजाब के अंदर, उनको बैठने नहीं दे रहे पंजाब के अंदर। ये अगर किसी और ने किया होता तो हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने आके तलवारें लेके खड़े हो जाना था। आज क्योंकि ये प्यारे खड़े हैं, इनकी बात को कोई नोटिस ही नहीं ले रहा, क्योंकि ये बिल्कुल 100% वायलेशन कर रहे हैं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के मुंह के सामने खड़े होके सुप्रीम कोर्ट की तजलील कर रहे हैं उसके हुक्म की। अब सवाल ये है कि ये अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा? ये पूछे तो सही जरा शिवली साहब से कि ये जो वोट है, ईवीएम है, ये फवाद चौधरी साहब कहते हैं मेरे दौर में बनी थी। हालांकि 2010 में जब हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए तो इस पर बड़ी डिटेल डेलिब्रेशंस हुई और इलेक्शन कमीशन के लोग और पार्लियामेंट के मेंबरान पे मुश्तमिल कमेटियां दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भेजी गई जहां इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, वहां देखा गया और ये प्रोटोटाइप भी बनी। हमने उसके ऊपर एक लोकल बॉडीज इलेक्शन कंडक्ट करा के उसका एक सैंपल टेस्टिंग भी की। लेकिन ये कमाल है कि ये ऐसा जोरदार तरीके से कहा हमने एक नई चीज इजाद कर दी, पता नहीं क्या कर रही है भाई। अच्छा कायरा साहब, मुझे एक छोटी सी शिबली थोड़ा सा सब्र कर लें, मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा बात करनी है, लेकिन गुजारिश यह है कि आप जरा गौर कीजिए, इलेक्शन कराने वाला इदारा अब कंसल्ट हो रहा है, जबकि आप पहले कानून बना चुके। जब आपने ऑर्डिनेंस के जरिए कानून बना दिए
जब आपने 25 कानून एक दिन में पास कर दिए, 1 घंटे के अंदर, अब आपको याद आया इलेक्शन कमीशन ने कहा हम नहीं मानते, फाफन ने कहा ये गलत है, पिलडैट ने कहा कि इसमें खामियां हैं, आपने उनको बुलाया नहीं, आपने सेनेट की कमेटी में उनसे पूरी तरह सुना नहीं, और झूठों के आप बादशाह हैं। आपके तो वजीर आजम ने आज तक सिवाय झूठ के और बोला क्या है अपने हर मामले? आप झूठ बोल रहे हैं ना। किस बात का झूठ? मैं झूठ बोल रहा साहब, एक सेकंड मैं इनका इनपुट ले लूं। एक सेकंड, ये तो नहीं है ना। देखें मीडिया की आजादी ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आप जो मुंह में आए तो वो कहते रहे। आपको किसने कहा है? फाफिन के मैं आपको वीडियो क्लिप्स भेज देता हूं, आपको अभी दे देता हूं, मैं इसको चला दें, अभी चला दें कि फाफिन वालों ने क्या कहा है, यूएनडीपी वालों ने क्या कहा है, पिलडैट ने क्या कहा है, पता है नहीं। और पता नहीं किस जमाने में आप देखें कायरा साहब, आप पंजाब में आपकी शासन। कायरा साहब एक सेकंड कायरा साहब मैं जवाब ले लूं, जरा थोड़ा सा कायरा साहब मैं एक सेकंड जवाब ले लूं। आपने कहा कि इन्होंने उन स्टेक होल्डर से बात नहीं की। मेरी आखिरी बात एक याद रखे, आप जिस टोन में बोलेंगे उसी टोन में जवाब दें। ठीक है चले बताएं, आपने इन तमाम लोगों को लिया था ऑन बोर्ड? बिल्कुल जी, हमने हर स्टेक होल्डर को लिया है। ये हमने ये उसरा तो नहीं लिया जिस तरह फवाद चौधरी कहते हैं कि ये जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आ रही है, मैंने तमाम स्टेक होल्डर्स को लिया, एतराज नहीं है, तमाम ने हमने रिजेक्ट कर दिया। देखें फैफिन, पिलडैट, यूएनडीपी, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, इंक्लूडिंग बोथ द ऑपोजिशन और वो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, बार काउंसिल्स, ये सारी जगह आपके शो में और शोज में हम लाइव गए हैं। मैं आपको बताता हूं कि इनका प्रॉब्लम क्या है, चाहे वो जुबैर हो या चाहे वो कायरा हो। इन्होंने क्या किया है कि इनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने मशीन के करीब भी नहीं जाना क्योंकि आपको करंट लग जाएगा। ये चाहता ही नहीं है कि इस मुल्क में ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन हो। जरा हौसला करें कायरा साहब, आपको अगर इस मुल्क में इलेक्शन, आपको पता है आपके लीडर उसकी कॉन्सिक्वेंस में पता नहीं उनके साथ क्या हो गया। जब 77 के इलेक्शन हुए थे मुल्क में मार्शल्लाह हो गया। तो आप अब चाहते हैं कि इस मुल्क में वो इंतखाबात ना हो, शफाफ इंतखाबात, क्रेडिबल इंतखाबात ना हो। अगर नहीं है, अगर हो, आप मुझे तरीका बताएं ना, इसके अलावा टेक्नोलॉजी के अलावा आप मुझे बताएं कि जी ये मैनुअल सिस्टम इसलिए आपको सूट करता है। आप लोगों ने हमेशा इलेक्शन गलत तरीके से जीते हैं, जब आपके रास्ते बंद होने लगते हैं तो फिर आप चिल्लाने लगते हैं। अच्छा मुझे कायरा साहब एक होता है, मैं जरा ये जो अभी बात हुई है तासुर ये मिल रहा है कि क्योंकि अपोजिशन आपस में इतनी इनके झगड़े चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी वर्सेस पीएमएलएन हुआ है, शहबाज शरीफ सुन ले, शहबाज शरीफ बात करते हैं अगर बिलावल भुट्टो से टेलीफोन पे तो अगले दिन शायद हकान अब्बासी साहब आगे कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने तोड़ दी है। अच्छा डिसरे के अंदर है, समझ नहीं आ रही, और इसलिए शायद गवर्नमेंट सेंस कर रही है कि हवा इन्होंने बनानी शुरू कर दिया कि 3 साल बाद हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, हमारी चीज़ें इन कंट्रोल हैं, हम 1 पेज पे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और अपोजिशन का बिल्कुल एक डिसजॉइंटेड अपोजिशन लगती है। तो फिजा इस वक्त तो इनके हक में जा रही है ना, बिकॉज आप लोगों की आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। क्या मुझसे पूछते हैं मालिक साहब? जी आपसे। ये ऐसा ही है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अपोजिशन की आपस में जो दूरी है या आपस में जो इत्तेफाक नहीं रहा पीडीएम के अंदर, उसका हुकूमत को फायदा हुआ है, यकीनन हुआ है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है ये जरूर तय करना होगा। लेकिन मैं एक गुजारिश करूं कि उसका मकसद ये कतई नहीं है कि लोगों के पेट में भूख की बजाय अब रोटी आनी शुरू हो गई है। उसका कतई मतलब ये नहीं है कि लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। आज 120 रुपए किलो आटा है, 120 रुपए किलो, 100 रुपए किलो से ज्यादा चीनी है। आज की बिजली रोज महंगी होती है, तेल रोज महंगा करते हैं, 1 रुपया सस्ता करते हैं, 15 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए महंगा करते हैं। ये कौम को देना क्या चाहते हैं और कोई एक वादा इनका पूरा नहीं हुआ। और मैं एक गुजारिश करूं, शिबली साहब ने भी फरमाया कि हमने आपके प्रोग्रामों के जरिए कंसल्टेशन की, जितने इदारों के इन्होंने नाम लिए हैं, इतने इदारों की कंसल्टेशन ना कभी इन्होंने की है, ना वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो सकती है। तो आज ये उनसे पूछ ले कि सेनेट की कमेटी में जब फाफन को और पिलडैट को बुलाने की बात की गई तो चेयरमैन ने वो मीटिंग में कहा इनको हम इस लिस्ट को कैंसिल करता हूं, उनको इजाजत नहीं है, उनको नहीं बुलाया गया। वो लोग जो एक्सपर्ट हैं, जो इलेक्शन कमीशन के साबका मेंबरान हैं, सेक्रेटरीज हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनकी राय नहीं सुनी गई, सियासी जमातों की राय नहीं सुनी गई और बाकायदा कहा गया। आज शिबली साहब फरमा रहे हैं इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। फवाद चौधरी आपने सुना होगा ना मालिक, आप तो बाखबर आदमी है, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन कौन होता है,
उसका क्या ताल्लुक है? हमने कानून बनाने हैं, उन्होंने सिर्फ अमल दरामद करना है। आज आ गया याद इनको इलेक्शन कमीशन। अच्छा, मुझे मैं जुबैर आपको दो पीस सुनाना चाहता हूँ। आपके दो लीडरान ने बात की है पीपल्स पार्टी के बारे में, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी और आपके फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ने भी। मैं सुन चुका हूँ, मैं जरा नाज़रीन को भी सुना दूँ, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। हाँ, अगली हुकूमत मरकज में कौन बनाएगा? सोचा भी है पीपल्स पार्टी का उसमें भी कोई हिस्सा निकला है जो है निकल, आपको लगता है कि बन रहा है? मेरे हो सकता है। जरदारी साहब जो है मुमकिनात का खेल खेलने में बड़े माहिर हैं। वो तो नामुमकिन को मुमकिन बना लेते हैं। आप तो बड़े माहिर हैं। मैं पीपल्स पार्टी अपने सियासी कार्ड सही खेल रही है। एक सियासतदान को और खासकर सियासी लीडर को इतनी पांव फैलाने चाहिए जितनी चादर है, बल्कि उसे थोड़े कम फैलाने चाहिए। तो पीपल्स पार्टी अपनी सियासी ताकत, अपने मकासद को मद्देनजर रखते हुए अपने पांव फैला रही है और मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालात में सबसे बेहतर सियासी कार्ड खेल रही है। आपके अपने लोग बड़ा पीपल्स पार्टी को चीज़ दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी बड़ी सेंसिबली साउथ पंजाब में बड़ी पहुंची हुई है। चौधरी साहब पीएमएलएन में नहीं है। खैर अभी उन्होंने फैसला नहीं किया कि दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। बड़ा क्लियर किया ना कि वो पीटीआई के लिए भी जा सकते हैं, पीपल्स पार्टी में भी, हाँ। और पीएमएलएन के लिए तो ख्वाजा आसिफ को भी डिनाई कर देंगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो ये जो आपके लोग थे जी, प्रेजेंट या गुज़श्ता अगर आप कहना चाहते हैं, वो जो मर्जी कह लें, वो भी हर कोई पीपल्स पार्टी में एक पैटर्न देख रहा है। फिर जिस ग्रुप को आप रिप्रेजेंट करते हैं, सोच को अपनी पार्टी के अंदर, वो कहती थी जी पीपल्स पार्टी ने तो हमारे साथ गेम किया है, हमारे साथ हाथ किया है। तो क्या वाकई फिर कोई गेम लग रही है इस मुल्क में जिसमें पीपल्स पार्टी अगर गवर्नमेंट लीड नहीं करेगी तो अगली हुकूमत बनाने में बड़ा फैसला कौन किरदार करेगी? मेरा ख्याल है जब हम इवैल्यूएट करते हैं, जिस तरह चौधरी निसार ने इवैल्यूएट किया था, तो कोई एक या दो फैसले के बेसिस पर नहीं किया था। ओवरऑल सियासत जो वो जिस तरह से बिलावल कर रहे हैं, हालांकि खुद अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे कि उतने पाँव फैलाने चाहिए जितने आपके वो हैसियत है, तो वो उस हिसाब से तो पीपल्स पार्टी को पंजाब में जाना ही नहीं चाहिए। मतलब अगर चौधरी साउथ पंजाब एक बार उनका गढ़ था, एक बार ही होता था ना। अभी तो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो मैं सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहा हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी को पूरा हक लड़ना उतना चाहिए। अगर उड़ना आता हो तो फिर नहीं, मैं तो चौधरी निसार की बात कर रहा था। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने हमारी नज़र में, मेरी नज़र में, उन्होंने 2-3 गलत फैसले किए थे, काफ़ी गलत फैसले किए थे। बट कायरा साहब को भी पता है, मैं पब्लिकली ये ज़रूर कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी में बहुत मैच्योरिटी है और उन्होंने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे फैसले भी किए थे। सो एक मिक्स होता है, कोई ये तो नहीं होता कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही आप कहें कि ख़राब है या सबसे ज़बरदस्त हो गई है। अगर सबसे ज़बरदस्त होती तो मैं पीपल्स पार्टी में बैठा होता। मैं पीएमएल में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पीएमएलएन इज द बेस्ट पार्टी एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड। हवा का जोर देखते हैं ये। नहीं कभी मैं भाई मैं आपकी काबीना की तरह नहीं हूँ क्या पता नहीं पार्टी में होते फवाद चौधरी की कर ले डिस्कस फवाद चौधरी के नहीं हवा का रुख के हवाले से, तो प्लीज ये बात ना छेड़े ना। या उमर अयूब की कर लें या शेख रशीद की कर लें, किसी आपने बात की है, मैंने तो नहीं की है। मेरा तो आप मुझे क्या कह रहे हैं हवा का रुख? भाई मैं 2012 में पॉलिटिक्स में आया था। पीपल्स पार्टी अपने पत्ते ठीक खेल रही है ना, आप भी मानते हैं? पीपल्स पार्टी अपने पत्ते ठीक खेल रही है। अच्छा, पीटीआई भी पत्ते ठीक खेल रही है, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से बना के रखी है, हुकूमत में है। होते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बना के कि एक सीढ़ी, वही पत्ते हैं जिन पे आप भी तकिया करके रहे हैं सारी जिंदगी 30 साल, वही पत्ते हैं। पहले तो आपको अब हवा दे रहे हैं। पहले मैं जवाब दे दूं पीटीआई का। ये कौन सी पॉलिटिक्स है कि सीढ़ी खींची और गए सारे गिर जाएंगे? ये कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। हमने खेली थी बिल्कुल, लेकिन उसको 30 साल हो गए। खुदा के लिए हमने बहुत कुर्बानी दे दी है, बहुत प्राइस दे दी है। अब ये कहते हैं जी भुट्टो साहब ने 58 में यूब खान, और क्या करते, फांसी लटक गए यार। अब 93 में काकड़ साहब ने निकाला था ना नवाज शरीफ को, 99 में मिलिट्री इंटरवेंशन से नवाज शरीफ को निकाला गया था। वो सदियां गुजर चुकी हैं, अभी भी आप कहते हैं वो जी जनरल जिलानी। हिस्ट्री मसख ना करें। क्या काकड़ साहब ने नहीं निकाला था? और क्या किया? मियां साहब ने कहा था कि हम दोनों जाएंगे। नहीं काकड़ साहब ने नहीं, सुन ले सर, हम भी यहीं थे, इसी शहर में थे। काकड़ साहब ने पीसफुल रेजोल्यूशन करवा दिया था। मियां साहब ने, सुन ले मेरी बात, मैं तारीख पहले ठीक है, पहले मैं तारीख ना बिकॉज हमने एज रिपोर्टर्स कवर किया। सर आपने रिपोर्टर सुन तो ले, मुझे बात खत्म करने दे, फिर आप डिनाई कर। काकड़ साहब ने सुलह करवा दी। मियां साहब ने कहा मैं रहूं ना रहूं, आप ये नहीं रहेंगे इसाक खान। तो उन्होंने कहा अगर इसाक खान जाएं फिर आप दोनों चले जाएं। मैं अब आपको हिस्ट्री का दूसरे मियां साहब की जिद थी। सर देखें डेमोक्रेटिक तरीका क्या है। 58-2P पर निकाला, मियां साहब गए सुप्रीम कोर्ट ने 12-1 रिस्टोर कर दिया। उसी दिन रात को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया असेंबली से दोबारा, जिसकी जरूरत नहीं थी। अब जब ये ले लिया, कोई डेमोक्रेटिक कंट्री होती तो गुलाम इसाक शुड हैव वॉक्ड अवे।
आफ्टर सच अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट। वो अड़े रहे और उन्होंने पैलेस इंट्रीग करके काकड़ साहब, अच्छा काकड़ साहब कह सकते थे कि भाई मेरा क्या ताल्लुक है, व्हाई इज इट नोन एज द काकड़ फार्मूला, व्हाई इज इट नोन एज द काकड़ फार्मूला। व्हाट आई एम सेइंग इज इफ मियां साहब वाज इन द गुड बुक्स ऑफ काकड़ तो ही वुड हैव रिमेन्ड एट गुलाम इसाक। उनको जाकर सिर्फ ये कहना था ना कि आप जाएं। चलें, इसको ब्रेक के बाद आके भी बहुत सी बातें हैं, मैं इतनी पीछे तारीख में नहीं जाना चाहता, वरना हम आई विटनेस अकाउंट है, हम आई विटनेस 30 साल हो चुके हैं यार, हम आई विटनेस 3 दफा तो निकाले ही। और चौथी हमने वो चीजें भी देखी जब ब्रिगेडियर क्यून साहब टेप लेके पीटीवी से आ गए थे कि गुलाम इसाक खान की तकरीर मानते हैं, हम अपनी गलतियों को मानते हैं, हम अपनी गलतियों को मानते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आज 2021 में आपको वो जस्टिस कयूम वाली सजा मिलनी चाहिए। ये तो जब आप पोजीशन में होते हैं तो आप सब मानते हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं मैं तो हमेशा से मानता था, आप हमेशा से मानते। चलें, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आगे नाज़रीन बात करेंगे। और ये भी बात अभी हम करेंगे कि क्यों अगर ये इतनी जमहूरी गवर्नमेंट भी है तो फिर इनको अपनी बात की दलील के लिए आर्मी चीफ के बयान को क्यों बेस बनाना पड़ता है, और क्या ये वाकई अपनी हरकतों का मलबा अब फौज पे डाल रहे हैं? इस ब्रेक के बाद कायरा साहब, अभी ब्रेक के अंदर मुझे एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे, उन्होंने कहा जी कायरा साहब से एक सवाल ज़रूर करें। कायरा साहब कहते हैं कि ये इनमें हिम्मत नहीं है कि इलेक्शन करवाएं, लेकिन उस सवाल ये था कि लॉजिक ही इनकी बनती है अर्ली इलेक्शंस की कि 3 साल बाद, जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया, इतनी महंगाई है, सब कुछ है, कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, रोज़ाना चीफ सेक्रेटरी भी चेंज हो रहे हैं, अफसरों की खाट चाट लगी हुई है, इनकी तो लॉजिक यही बनती है कि ये पहले हाफ में 2022 में लोकल बॉडीज़ करवाएं, अगर इलेक्शन ठीक हैं जून के अंदर बजट लाएं, खौफनाक किस्म का इलेक्शन ईयर बजट, फैसिलिटीज़ और इंसेंटिव्स और ख़र्चे और सब कुछ, और सितंबर अक्टूबर तक जनरल इलेक्शन कर लें। और जिस तरह हालात है अपोजिशन के, इनका तो आपस में PMLN की अपनी सदारत के फैसले नहीं हो रहे, दूसरे आपस में लड़ रहे हैं, तो लॉजिक ही बनती है कि अर्ली इलेक्शंस हो। आप किस तरह कहते हैं कि ये नहीं करवाएंगे? पहली बात तो ये मालिक साहब है कि कोई हमने मुस्लिम लीग और हमने को इकट्ठे इलेक्शन लड़ना था, PDM को रूरल अलायंस बना हुआ था, PDM जब इकट्ठा था और इस गवर्नमेंट को चैलेंज किया था तो इस गवर्नमेंट के हवाइयां उड़ गई थी, इसलिए कि इनको समझ आ गई लोग अब हर वक्त खड़े होके अपना ओपिनियन नहीं देते, आप ओपिनियन पोल कर आगे देखते हैं क्या सूरत हाल है इनकी। और जिस दिन लोगों को इलेक्शन की फीवर में जाके इनके खिलाफ अपना ओपिनियन देना पड़ा, आप देखेंगे ये तारीख में मिसाल बन के रह जाएंगे। मैं एक बात गुजारिश करूं, लोकल बॉडीज पे इनका यकीन नहीं है, आप जरा गौर करें। चले जी पंजाब में तो वहाँ पे अदालत ने फैसला दे दिया, KPK में तो इनको किसने रोका हुआ है कि वहाँ पे इलेक्शन नहीं करा रहे? है जी। तो आपको अर्ली इलेक्शंस किसी सूरत नजर नहीं आते? आपको कायरा साहब अर्ली इलेक्शंस किसी सूरत नजर नहीं आते? नहीं सर नहीं, मैं लोकल बॉडीज की कह रहा हूँ, अर्ली इलेक्शन तो होने ही होने हैं। ये अगर रहेंगे तो इस मुल्क के ऊपर जो अजाब मुसल्लत है ये तो बिल्कुल ही बर्बादी उतार के रखेंगे। नहीं तो फिर अर्ली इलेक्शंस कोई और करवाएगा, अगर ये नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा? लोकल बॉडीज तो नहीं ये कराएंगे, इनके होते हुए लोकल बॉडीज की मुझे तो आपको नहीं। बात तो ठीक है, वैसे आप KPK में क्यों नहीं करवा रहे? इसका मतलब है उनकी बात में वजन तो है? नहीं, वजन नहीं है। अगर वजन होता तो मर्दमशुमारी के पीछे छुपने के वो अपने अनाउंस कर देते हैं अपने लोकल बॉडी। बड़ा सीरियस इशू है, सेंसस का सिंध में गलत नहीं है। आई नो, बट ये जो है फिर भी आप KPK में क्यों नहीं करवा रहे? चले पंजाब में आपने रूल्स चेंज करने, KPK में क्यों नहीं करवा रहे? हम KPK में इंशाल्लाह इलेक्शनों की हमने कब तैयारी शुरू कर दी है, इस साल के एंड में हम इलेक्शन कराएंगे। शिवली साहब इंशाल्लाह जल्दी कर लो यार। अच्छा जी, आपको मैं वेरी क्विकली टाइम थोड़ा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़रा वो जनरल बाजवा साहब का कल का वो स्टेटमेंट का हिस्सा सुनाएं भट्टी साहब, जहाँ वो न्यूज़ और फेक न्यूज़ की बात कर रहे हैं और 5th जनरेशन वॉरफेयर की। मौजूदा दौर में जंग की नौयत बदल गई है, हमारे दुश्मन भी गैर रवायती हथकंडों बशमूल प्रोपेगेंडा और डिस इन्फॉर्मेशन के जरिए अपने मजमूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। बैरूनी दुश्मनों के तमाम हरबों और चालों से तो हम आगाह हैं, मगर हमें अंदरूनी इंतशार फैलाने वाले कुछ अनासर के साथ सख्ती से निपटना होगा कि कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासर के हाथ में इस्तेमाल हो रहे हैं। हम इंशाल्लाह इन मनफी अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।
अच्छा अब नाज़रीन, अब सुने इस पर चौधरी फवाद साहब फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने क्या ज़बरदस्त ट्वीट दागा है। वो कहते हैं यौम दफ़ा की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फेक न्यूज़ डिसइंफॉर्मेशन को मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा करार दिया है। उनका तज्जिया साइब और हकीकत पर मबनी है, इसीलिए PMDA ला रहे हैं ताकि इन खतरात से निपटा जा सके। आज़ादी सहाफ़त को सबसे ज़्यादा ख़तरा जर्द सहाफ़त से है। लॉ आप ला रहे हैं, जो पूछता है सेनेट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, आप कहते हैं भी ड्राफ्ट ही नहीं बना। ठीक है, ड्रकोनियन लॉ है जिसको तमाम तंजीमों ने उड़ा दिया। आज तासुर ये दिया जा रहा है कि क्योंकि वह आर्मी चीफ भी ये सोचते हैं, तो इंप्रेशन ये दिया गया कि जैसे फ़ौज के कहने पे ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ला रहे हैं। अगर लानी है तो फिर कहें हम ला रहे हैं, हम तुम्हें नहीं बोलने देंगे, मीडिया को हम साइलेंस करेंगे, कंट्रोल करेंगे। आर्मी के खाते में क्यों डालते हैं, ये ट्विस्ट क्यों करते हैं? इससे पहले ये जवाब दें, एक सिर्फ लफ्ज़, तो वहाँ से कॉन्ट्रडिक्ट वो आ जाना चाहिए ना तरवीद। कहाँ से? हम होते तो आ जाती ना एक पेज के दूसरे हिस्से से। अगर फवाद नहीं, वो तो भी हम बात करेंगे। गलत वो क्या ये आर्मी चीफ ने कहा कि PMDA लाएं? ये तासुब क्यों दिया जा रहा है? बात तो ये कि आर्मी चीफ की तकरीर कल रात को थी और जो PDMA का जो लॉ है वो तो जाहिर है कि उससे पहले बात हो रही है। देखिए इस वक्त डिस्कशन स्टेज में है, इसको डिस्कस होगा। किससे डिस्कस हो रहा है? आपसे डिस्कस होगा। सुन लें, हमें कहा जा रहा है, हमें कहते हैं फवाद साहब ने कहा कि जी डिस्कस हुआ है, ड्राफ्ट हमें नहीं दिया कि जी ड्राफ्ट है ही नहीं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये वो खुद कह रहे हैं, जो हमें पता है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है। जब डॉक्यूमेंट आप सुन लीजिए, मैं बताता हूँ, जब हम उनको डॉक्यूमेंट दिखाते हैं ये ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट है, वो कहते हैं ये फेक डॉक्यूमेंट है, आपको किसी ने गलत बताया। सेनेट के अंदर जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने भी आउटलाइंस की बात कर रहे हैं। ओ भाई, जब आप एक तो कहते हैं कानून हम ला रहे हैं, देखिए अभी तक वो कानून किसी ने नहीं देखा। देखिए मैं एक बात करूं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ादी इजहार होना चाहिए, लेकिन जो इक़्तिदार में आया था उसका लेकिन आ जाता है। इनका भी लेकिन आया था, फैक्ट है, लेकिन की बात नहीं है। देखिए आप बीबी ने भी 6 अखबार बंद किए थे एक शाम में। नहीं हो सकते। देखिए आप इसमें आप ऐसी चीजें अपनी प्रेस में छापें जिससे कि किसी की आपने बिल्कुल, जब आप लोग ऑपोजिशन में थे, हम आपके बयान मनोवन चलाते थे, आपके कागज लहराते थे, तब हम ठीक थे। देखिए आज आप हुकूमत में हैं, हम बात करते हैं ना हम गलत हैं। मैं ना ये कह रहा हूँ कि उस वक्त आप ठीक थे, ना अभी कह रहा हूँ कि आप गलत हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक प्रिंसिपल पोजीशन होती है ना, देखिए वो आप कोई भी चीज़, आप जितने जो ये चैंपियन बने हुए हैं ना, जो BBC और पत्नी यूरोप और अमेरिका, और ये कितनी स्ट्रॉन्ग उनके लॉज हैं, कितने स्ट्रॉन्ग उनकी। मैं अब इसका जवाब हम कौन लॉज पे कौन लड़ रहा है? नहीं तो लॉज तो फिर किस चीज की वो है? नहीं, किस चीज पे? जो आप ट्राइब्यूनल्स बना रहे हैं, जो आप अदलिया को निकाल के अपनी मर्जी के ट्राइब्यूनल्स खड़ा करना चाहते हैं। अपनी मर्जी, देखिए ना, हमेशा ये हुकूमत तो, मैं इसका जवाब दे दूं अगर आप इजाजत दें तो। नहीं, देखिए मैं अपना पॉइंट ये सिर्फ करके फिर उसके बाद आप बोले। बात ये है जी कि देखें कोई भी चीज, जब आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे क्यों नहीं PDMA बनाई? आपके जमाने में बिल रख क्यों दिया था? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, आपके सामने भी आई थी ऑफर, देखिए आया था ना डॉक्यूमेंट। एक सेकंड, आई पुट यू ऑन द स्पॉट। आपने क्यों नहीं उसको सपोर्ट किया था? जब आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तब PDMA का कागज आपने दराज में क्यों रख दिया था वापस? नहीं, देखें पहली बात तो ये है कि जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, उस वक्त जो मुल्क के जो क्राइसिस थे, मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व था, बिकॉज कोई दिन नहीं होता था जिसमें कोई ना कोई चीज़ होती थी। तो सच्ची बात है कि मुझे ये टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसको देख सकूं। अच्छा जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया। He got out of that. मैं ये कह रहा हूँ, there are two things. एक तो ये है कि फेक न्यूज़ या झूठी इल्जामात नहीं लगने चाहिए। तो कानून करे, रगड़े, कौन उस पे ना कर रहा है? Exactly. बात ये सुन लें, बात ये है कि जिस तरह मिसाल के तौर पर इमरान खान ने कहा कि 10 बिलियन ऑफर दी थी शहबाज शरीफ ने, असल चीज़ ये होनी चाहिए कि बजाय कि वो खबर चलाने से आपको रोके जाए कि इमरान खान ने ये कहा है, कानून को सख्त करें कि जी ये कहने के इम्प्लिकेशंस क्या हैं इमरान के ऊपर या शहबाज शरीफ या मेरे या आप पर या किसी पर भी। दैट शुड बी, जो आप BBC की कर रहे हैं ना, UK की एग्जांपल, उसमें यही है ना कि आपको ये पता है कि अगर मैं ये गलत बात करूंगा तो मुझे इसकी सजा मिलेगी। आज उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि हम ला रहे हैं, आप ये कह रहे हैं अभी तक मुसवदा नहीं है। कायरा साहब मुझे ये बताएं, अभी तक ना आपकी पार्टी के लोग, मुस्तफा खोखर को भी आए हुए थे हमारे प्रोग्राम में, ना आपकी पार्टी ने, ना PMLN ने, ना जर्नलिस्ट बॉडीज़ ने किसी को, जिसको कहते हैं ना बाकायदा तौर पे कानूनी दिखाएगा, जो कागज़ खुद ही सर्कुलेट किया मिनिस्ट्री ने। मैं आपको कमाल दिखाऊं मिनिस्ट्री का, अभी आज़ादी इज़हार की बात कर रहे हैं, कल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने नाजरीन एक मैसेज किया, इमरान खान साहब की तकरीर चल रही थी नथिया गली से,
वो कुछ चैनल्स ने डबल विंडो कर दी हुई थी, एक ही स्क्रीन हमारी आप देखते हैं 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। मैसेज आया कि आपने 2 विंडोज़ में प्राइम मिनिस्टर को जो दिखाया है, आप पेमरा के अपने लाइसेंस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। भाई ऐसी कोई शिक नहीं है पेमरा के लाइसेंस में कि आप 2 विंडोज़ में नहीं दिखा सकते। अगर ये हाल इस वक्त है कायरा साहब, और जो ये आप दिखा रहे हैं, आप तासुर ये दिया जा रहा है आज से कि शायद फौज के कहने पे ये हो रहा है, तो किस तरह इसको हम डील करें? मालिक साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि जब भी खसूसी कवानीन बनाए गए, वो दहशत गर्दी के हो या वो कुछ और कवानीन हो, वो कवानीन हमेशा बनाते हुए कहा यही क्या कि ये तो बड़े बिनाइन से हैं, बड़े सादा से हैं, ये तो दहशत गर्दी के खिलाफ है। लेकिन अल्टीमेटली वो सियासी कारकुनों के भी, मीडिया वालों के खिलाफ भी इस्तेमाल हुए। यही हमारे उस वक्त के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और यही ये कुछ करने जा रहे हैं। रही बात की किसी को समाज में क्यों इन्होंने कभी एतमाद में लिया है, इसने कभी किसी को ड्राफ्ट दिखाया? इन बेचारों को खुद ड्राफ्ट का नहीं पता। इनका ड्राफ्ट कहीं से आता है स्पीकर ऑफिस में और वो कहते हैं कि आज के एजेंडे पे डल जाता है। अब तीसरी गुजारिश है कि आप ये बात आर्मी चीफ पे ठीक कहेंगे कि इस वक्त 5th जनरेशन वारफेयर है, इशू है और मीडिया के जरिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। लोगों कौमों के मोराल डाउन किए जाते हैं, इदारों की तस्दील की जाती है। लेकिन ये बात भी बहरहाल दुरुस्त है कि अगर इदारों का अपना जो है इमेज वो लोगों की नजर में बिकॉज ऑफ देयर कंडक्ट खराब हो जाए तो उसको कोई नहीं बचा सकता, उसको किसी तरह रिकवर नहीं किया जा सकता। भले आप मीडिया का गला ही घोंट दें, उसको आप 5th जनरेशन वारफेयर में ना लेके जाएं। हम अपनी फौज को सलाम करते हैं, हम अपनी फौज से प्यार करते हैं और दुनिया का कोई मुल्क बगैर किसी आला फौज के अपनी आज़ादी बरकरार नहीं रख सकता। लेकिन ये भी तारीख है कि दुनिया की कोई फौज सिर्फ फौज की बुनियाद पे, सिर्फ ताकत की बुनियाद पे कौमों को इकट्ठा नहीं रख सकती। तो हमें उस असूल को भी बहरहाल साथ लेके चलना है। आज के इस दौर में बादशाही निज़ाम में भी इदारे एक खास नज़म से चलते थे और आज की इस जदीद जमहूरी रियासत में या नेशनल स्टेट में जो इदारे चलाने का एक तरीका कार तय है, वहीं चलेंगे तो ना 5th जनरेशन वारफेयर आपके ऊपर असर कर सकेगी, ना दूसरी वार आप पे असर कर सकेगी। हमारी फौज उसमें कॉम्पिटेंट है और 5th जनरेशन वारफेयर के खिलाफ हमारी फौज भी और हमारे लोग भी, हमारी गवर्नमेंट को भी इसमें एक्यूप होना है। ये खाली फौज का काम नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, उसके लिए सिर्फ मीडिया की पाबंदियां काफी नहीं है, बल्कि हमें प्रिंसिपल्स के ऊपर जाना होगा और वहां से मजबूती का अमल शुरू होगा। जुबैर, अगर जनरल इलेक्शंस जल्दी आते हैं जी, हाउ डू यू सी आपकी पार्टी का क्या बनेगा? स्वीप करेंगे, इंशाल्लाह स्वीप करेंगे पंजाब में। अगर ये तासुर रहा कि आप हर एक से लड़ाई पकड़ के बैठे और अपने भी अंदर आपके 2 बयानियों की कंफ्यूजन है, स्वीप कैसे करेंगे? मैं बता देता हूँ। एक तो आप लोग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री देखते हैं ना कि कौन सा इदारा किसके साथ हो। पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें अगर भरोसा है तो अपने अवाम पर भरोसा है। उसी के बेसिस पर तो हम 3 साल से जंग लड़ रहे हैं, और किसके भरोसे पर? और क्या हमारे साथ कौन है? तो अगर अवाम हमारे साथ हैं और अवाम तो आपके साथ है, आपके लीडरान अवाम के साथ नहीं है। मियाँ साहब को बुला लें, वापस आए, आके लीड करें, जेल से लीड करें, इनको लग पता जाएगा। बुलाते क्यों नहीं है वो? अब मैं अभी तो नहीं आपके साथ, हमारी इलेक्शन स्ट्रेटजी। वैसे अगर ये इलेक्शन अनाउंस कर दें जनरल, फिर मियाँ साहब आ जाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये तब आएंगे जब इलेक्शन आएंगे, एनीथिंग। तो फिर आप लोग क्यों नहीं इलेक्शन अनाउंस कर देते? इसी बहाने मियाँ साहब को आए और ये इनकी जान निकल जाए कि बजाय के इलेक्शन कैंपेन करने के ये डक करते फिर रहे होंगे। ये जो है तो पहले अपना घर को ऑर्डर में करें। ये लाहौर आएंगे कैसे? ये लाहौर आएंगे कैसे? चल मेरा वक्त खत्म हो गया। अपने मसाइल हल करें। सर मेरा वक्त खत्म हो गया। जी कारा साहब क्विकली। शिबली फराज की ये बात तो बहरहाल दुरुस्त है ना कि मुस्लिम लीग अगर अपना घर ठीक कर ले तो फिर शिबली वालों की खैर नहीं। चलें, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ना जी, मैं बात इसी बात पे ख़त्म करूंगा। ये जो चौधरी फवाद हुसैन साहब का ट्वीट है, ये बड़ी सीरियस चीज़ है जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसके कानून इसमें भी हम और प्रोग्राम्स करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ, एक चीज़ है GSP+ जो यूरोपियन यूनियन से हमें $6-7 बिलियन का बिज़नेस मिलता है वहाँ से। उनकी 2 शराइत बड़ी सख्त हैं, मीडिया फ्रीडम की और रिलीजियस फ्रीडम की। अभी 19 लोगों का डेलीगेशन तमाम यूरोपियन एम्बेसडर्स का मिला है फवाद साहब से भी, और उन्होंने पे वाजे किया है कि जो अगर आप मीडिया पे कदगन लगाएंगे तो ये आपका GSP+ भी ख़तरे में पड़ सकता है। अप्रैल के अंदर एक मीटिंग हुई है UN उनकी जो काउंसिल है इनकी यूरोपियन पार्लियामेंट की, जिसमें बड़े सख्त इसका नोटिस लिया गया है। हम वॉच लिस्ट के ऊपर हैं। ये अपनी चौधराहट के चक्कर में
हो सकता है पाकिस्तान का बिलियंस का नुकसान भी कर दे। और मेरी रिक्वेस्ट है आर्मी से भी, ये जो आज तासुर गया है, ये आर्मी चीफ का लेके बयान को ट्विस्ट करके जो गवर्नमेंट ने ये सांस लिया है, हम चाहते हैं कि फ़ौज भी वाजे कर दे, क्या फ़ौज के कहने पे ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल बन रहा है? क्या उनकी आशीर्वाद हासिल है? हमें पता तो लगे ताकि हम इनसे बात तो कर सकें कि कौन है इसके पीछे और क्या हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।